गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया था और उसके अंदर संविधान सभा पे मैंने बात की थी और जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को इनिशियल लेवल पे कुछ चीज़ों को बताया था। जहां मैंने आप लोगों से कहा था कि 1895 में स्वराज्य विधेयक पहला विधेयक था जो कि तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था, जिसमें संविधान सभा के विचार व महत्व की अर्थ व महत्व की व्याख्या की गई थी। उससे आगे आज अपन चल रहे हैं। 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा पर भाषण दिया है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा गैप एक तरह से आ गया। और इसका मैं पूरा उत्तरदायित्व मानता हूं कि ये जितना भी उदारवादी व्यवस्थाओं के लोग थे, इन कारण से इस प्रकार की स्थितियां रही। अगर उदारवादी लोग तिलक की बात का समर्थन करते तो हो सकता है कि ये बहुत पहले स्थितियां हो जाती। यानी 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा पर भाषण दिया हैगा। लेकिन संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति 1924 में मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने संविधान सभा की मांग करी। अब प्रश्न उपस्थित होता कि पहला राजनीतिक दल कौन सा था? तो पहला राजनीतिक दल स्वराज्य दल था, जिस स्वराज्य दल का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां जैसे लोग थे। उन लोगों ने इस दल को गठित किया था। क्योंकि मोतीलाल नेहरू का संबंध इस दल से था, इसलिए ये दल पहला ऐसा दल है जिसने संविधान सभा के विचार को समर्थन कियागा। और ये समर्थन करने के पीछे कारण ये था कि मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने इस दल के अंदर अपना विचार दिया था। और जहाँ तक इस विचार को जनता तक ले जाने का श्रेय अपन देते हैं तो कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विचार को जनता तक ले गए। यानी कि उन्होंने अपने भाषणों में कई मुद्दों पर ये बताने की कोशिश करी कि वास्तव के अंदर संविधान सभा होती क्या है। और जब लोगों को पता चला कि संविधान सभा ये होती है, उसी के आधार पर लोगों के विचार बनने लगे। इसलिए मैं नेहरू का योगदान, यानी दोनों नेहरूओं का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ इसके अंदर, जो कि उन्होंने इसके अंदर देने की बात करी। लेकिन भारत में संविधान सभा के विचार को अगर अपन देखें तो देने वाला व्यक्ति कौन है? MN रॉय है, मानवेंद्र नाथ रॉय है। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे अपन कहते हैं कि अगर विश्व के अंदर सर हेनरी मैन का नाम लेते हैं तो भारत के अंदर MN रॉय का नाम आपको ध्यान रखना हैगा, जिन्होंने इसका विचार भारत के अंदर दिया हैगा। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि कांग्रेस अभी तक क्या कर रही थी? कांग्रेस ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा जा रहा था, जिसके नेतृत्व में सारी स्थितियां थी, उस दल ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन है कांग्रेस का, वो पहला अधिवेशन है जिसके अंदर संविधान सभा के अर्थ व महत्व की बात की गई है कि इससे पहले इसके अंतर्गत कोई भी बात नहीं की गई थी। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है या मुख्य रूप से, और ये भी बड़ी बात है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए इस प्रकार का विचार आ गया, नहीं तो हो सकता और सालों तक नहीं आता और इस तरह से एक स्थितियां और लंबे समय तक खिंच जाती। लेकिन यहाँ पर 1936 का लखनऊ अधिवेशन पहला अधिवेशन है जिसके अंदर संविधान सभा के अर्थ व महत्व की बात की गई है। इसके बाद लगातार कांग्रेस अपने अधिवेशनों में इसके बारे में बात की करते रहे और आगे बढ़ने लगा। यही दूसरी ओर 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होने के बाद ब्रिटेन को अपने उपनिवेशों की सहायता की आवश्यकता महसूस होने लगी। भारत के अंदर ये एक प्रकार का मूवमेंट चल रहा था और उस कंडीशन के अंदर ब्रिटेन की तरफ से अगस्त 1940 में पहली बार चर्चिल क्या बोला? चर्चिल जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारत के लोग ही तैयार करेंगे। असल के अंदर ये इसके पीछे यही कारण था कि विश्व युद्ध हो रहा हैगा, अंतर्राष्ट्रीय माहौल गरमाया हुआ हैगा और एक छोटी सी बात है, इसको कहने में कहाँ दिक्कत आती है। नहीं तो चर्चिल जैसा व्यक्ति तो किसी भी हालत के अंदर इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देता, लेकिन यहाँ पर चर्चिल ने ये वक्तव्य दिया हैगा। अगर हम देखें इसके बाद ऐसा नहीं था कि कोई एकदम से हमारे सामने थाली में परोस के रख दिया गई हो संविधान सभा। इसके बाद देना एक लंबा प्रोसेस चलाएगा, कुछ बातें होती रहीं। उसके बाद सैद्धांतिक रूप से भारतीय में क्रिप्स मिशन
जो आया 1942 के अंदर, पहली ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा आयोग था जिसने भारत के सामने, भारतीयों के सामने संविधान सभा के विचार को रखा था। इससे पहले तक इस प्रकार की स्थिति से सिर्फ जवानी जमा खर्च चल रही थी। सैद्धांतिक आधार पर क्रिप्स मिशन ऐसा है जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का संविधान बनेगा, और वो संविधान सभा के लिए यहाँ पर बात करने लगे। लेकिन क्योंकि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया था, एकमात्र रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि एम.एन. रॉय ने बनाई थी, जो कि नहीं क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार किया था, बाकी किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया था। और गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। इस कारण से यहाँ पर एक तरह से ये विचार नहीं बन पाया और यहाँ पर भी संविधान सभा नहीं बन पाई थी। इसके बाद के अंदर कब देखें, वेवल के द्वारा भी सितंबर 1945 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव के बाद संविधान सभा बना दी जाएगी। यानी कि उस समय जो वायसरॉय था वेवल, उसने स्पष्ट रूप से सितंबर 1945 में कह दिया था कि हाँ, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हो जाने दो, उसके बाद हम संविधान सभा बना देंगे। यानी अब हमें थोड़ी सी आशा सी बनने लगी थी, हमको ऐसा लगने लगा था कि अब संविधान सभा बन जाएगी। और इसीलिए 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के विचार को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, सैद्धांतिक आधार पर क्रिप्स मिशन ध्यान रखना है, व्यावहारिक आधार पर कैबिनेट मिशन याद रखना है। इन दो चीज़ों को याद रखना है जिन्होंने संविधान सभा के बारे में बात करी हैगी यहाँ पर। अब जो स्थिति को देखें अपन अगर और आगे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक तरह की चीज़ स्पष्ट रूप से नज़र जो आती है वो ये आती है कि इस कैबिनेट मिशन ने क्या करा कि कुल 389 सीटों की व्यवस्था संविधान सभा में की थी। क्या टोटल 389 सीटें होगी, जिनमें से 93 सीटें देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई जो कि उन्हीं के द्वारा मनोनीत होनी थी। इनमें से भी हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। आपको हर हालत के अंदर हैदराबाद का नाम याद रखना है कि उसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। 4 स्थान चीफ ब्रिटिश कमिश्नर प्रांतों के लिए थे। अब ये चीफ ब्रिटिश कमिश्नर प्रांत कौन से? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्द व बलूचिस्तान, जो कि ब्रिटिश बलूचिस्तान जिसको कहते हैं, वो ये 4 स्थान थे जहाँ पर कि जो कि इसके अंदर रखे गए थे। 292 स्थानों पर चुनाव हुए थे जो कि 11 राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होना तय हुआ था। चुनाव अप्रत्यक्ष था, यानी जनता ने वो इसमें वोट नहीं डाला था, बल्कि 11 राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही इसमें वोट डाला गया था। इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया था। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी प्रणाली को अपनाया गया था। लगभग 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की गई थी, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। कैबिनेट मिशन ने केवल 3 ही तरीके से भारतीय समुदाय को बांटा था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखना। इसी तरह प्रांतों को भी 3 समूह में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी व ग्रुप सी। ग्रुप ए इसमें 6 प्रांत थे जिसमें मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत व उड़ीसा थे। ग्रुप बी के अंदर 3 प्रांत थे जिनमें पंजाब, सिंध व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था। और ग्रुप सी इसमें 2 प्रांत थे, इसमें बंगाल व असम था। ये ध्यान रखना, याद कर लेना अच्छी तरह से। डिटेल के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़, ये सारी व्यवस्था इसके अंदर कर गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की बैठक नई दिल्ली में किए जाने का प्रावधान किया गया था। कई बार पूछा जा रहा है कि इसकी बैठक कहाँ करने का प्रावधान था, तो नई दिल्ली में बैठक किए जाने का प्रावधान था। हाँ, सदस्यों की मांग पर बाहर भी की जा सकती थी, लेकिन प्रावधान जो रखा गया था वो नई दिल्ली में रखा गया था। चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। ये चुनाव केवल ब्रिटिश प्रांतों में कराए गए थे। निर्वाचनों में 212 सामान्य स्थानों में से, ध्यान रखना, 212 सामान्य स्थानों में से कांग्रेस को 203, इसके अतिरिक्त कांग्रेस को 4 मुस्लिम व एक सिख स्थान भी प्राप्त हुआ था। इस तरह 208 स्थान टोटल प्राप्त हुए थे कांग्रेस को, स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। इसी तरह मुस्लिम लीग को टोटल 78 स्थान मिले थे, यानी संविधान सभा में कांग्रेस को 69.7% वोट प्रतिशत बहुमत मिला था। याद रहेगा आपको, 69.7
51% बहुमत मिला था, जबकि मुस्लिम लीग को 78 सुरक्षित स्थानों में से केवल 73 स्थान प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त स्थान निर्दलीय तथा अन्य दलों को प्राप्त हुए थे। ये आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। इन अन्य दलों के अंदर अपन देखें तो डॉक्टर अंबेडकर की जो अनुसूचित जनजाति फेडरेशन थी उसको 1 स्थान मिला था, सिखों के दल को 1 स्थान मिला था, साम्यवादियों को 1 स्थान मिला था, निर्दलीय 8 जीते थे, यूनियनिस्टिक पार्टी दल जो है वो 3 स्थान मिले थे। इस तरह से ये चुनाव हुए थे। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।